हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजियो एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहता है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के, तो खरीद सकता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो अगर आप 149 रुपीज़ पे करते हैं उस लिंक के द्वारा, तो आपको एक ईमेल आएगा, उसमें मिल जाएगी आपको एक PDF फाइल। उसमें होंगे 15 टेस्टों के लिंक, यानी टोटल 15 टेस्ट मिलेंगे और प्रत्येक टेस्ट में होंगे 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक 100 क्वेश्चनों में से 75 होंगे टेक्निकल के प्लस 25 नॉन टेक्निकल के। और प्रत्येक टेस्ट को करने के लिए 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में करके देख सकते हो। और 90 मिनट कंप्लीट होते ही आपके सामने आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, आपके कितने % नंबर आए हैं इसमें, ठीक है। और अनलिमिटेड अटैम्प्ट, यानी आप कितनी बार करके देख सकते हो इसको। तो जो भी गाइज इच्छुक है तो परचेस कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अजियो एजुकेशन यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब न्यू कैंडिडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 76। तो आप सभी को पता होगा, इससे पहले 75 नंबर टेस्ट तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं इस सीरीज़ में, यानी तीसरी सीरीज चल रही है। सभी भर्तियों के लिए उपयोगी है ये, जो इलेक्ट्रिशियन बेस पे आती है, चाहे UPPCL की हो, DMRC की हो, या JMRC की हो, या टेक्निकल हेल्पर की हो, या अदरवाइज़ कोई भी लिमिटेड कंपनी की हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 76 नंबर। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो फटाफट लाइक कर देना, शेयर कर देना। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी स्थैतिक बिजली किससे उत्पन्न होती है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रियाओं से होती है, या घर्षण पैदा करने से होती है, या प्रेरण से होती है, यानी जिसको इंडक्शन बोलते हैं। या घर्षण से भी हो सकती है, या प्रेरण, दोनों से भी हो सकती है। बताइए फटाफट इसका आंसर कौन सा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बोथ फ्रैक्शन एंड इंडक्शन, यानी घर्षण और प्रेरण दोनों से हो सकती है। तो क्यों हो सकती है, ये थोड़ा सा रीजन देख लीजिए। यानी स्थैतिक विद्युत घर्षण और प्रेरण दोनों से उत्पन्न होती है जब किसी कुचालक पदार्थ कौन से होते हैं जिसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता। तो कांच हो गया, फ्लालेन हो गया, यानी उनके छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं, तब यह कागज या अन्य पदार्थ के टुकड़े को आकर्षित करने लगती है। तो इस घटना का मुख्य कारण होता है कि परस्पर रगड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें पदार्थ पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी धनावेशित और ऋण आवेशित हो जाता है। तो स्थिर विद्युत को कूलाम के आवेश के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। तो कूलाम का जो आवेश होता है उसके द्वारा हम कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसमें होता है हमेशा F बराबर में Q1 इंटू Q2 से प्रदर्शित किया जाता है। ये तो सभी को पता होगा, क्वेश्चन देखा भी होगा आपने। ये सूत्र 4 फिर पाई का मान 22/7 होता है वैसे, और वैसे यहाँ पे पाई लिखा जाता है क्योंकि ये सूत्र होता है एक टाइप से, इतने पूछा जाता है इसमें। और इसमें हो गया सिग्मा 0 होगा यहाँ पे, सिग्मा 0 सिग्मा R, और फिर हो जाएगा D की स्क्वायर। तो दोस्तों, ये सूत्र नोट कर लेना सभी। एक बार फिर से बता देता हूँ। F बराबर में Q1 इंटू Q2 बटा में हो जाएगा 4 पाई सिग्मा 0 सिग्मा R D की स्क्वायर। तो ये किस में मापा जाता है हमेशा, ये न्यूटन में मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर। इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा, जिसको भी पता है। एक चालक गोले के भीतर विद्युत प्रवाह है और क्षेत्र तीव्रता कैसी होती है दोस्तों, फटाफट बताइए। शून्य होती है, या अधिकतम होती है, या एक समान होती है, या न्यूनतम होती है। बताइए दो। अधिकतम लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी में, जिसको समझ में नहीं आ रहा है। एक चालक गोले के भीतर विद्युत प्रवाह और क्षेत्र तीव्रता कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी शून्य होती है। क्यों होती है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, या ध्यान से देख लेना। क्योंकि एक आवेशित गोले के भीतर विद्युत प्रवाह है तथा जो क्षेत्र तीव्रता होती है उसका मान क्या होता है हमेशा 0 या 0। क्योंकि एक आवेशित जो गोला होता है ना, उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है और पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है। यानी जो प्रत्येक बिंदु पर विभव होगा
प्रत्येक पॉइंट पर विभव होता है वो हमेशा पृष्ठ होता है, यानी उसका थल होता है, उसके ऊपर विभव के जो मान होता है उसके बराबर होता है। यानी आवेश को गोले में केंद्र पर सकेंद्रित माना जाता है। आवेश को हमेशा गोले में केंद्र पर सकेंद्रित माना जाता है। तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका भी एक सूत्र होता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका सूत्र होता है हमेशा V बराबर में Q। Q का मान होता है आवेश, ठीक है, यानी Q कोई भी लिख लो, छोटे वाला या बड़े वाला, बटा में 4 पाई। पाई का मान मैंने बता दिया, यहाँ भी सिग्मा 0 और R हो जाएगा। ये सूत्र होता है इसका, कई बार नोट किया हुआ आता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। यानी गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान विभव है, गोलों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है। ये बात नोट कर लेना एक बार फिर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। परिशुद्ध प्रतिरोध क्या है, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। परिशुद्ध प्रतिरोध का पूछा गया यहाँ पे। कार्बन रचित प्रतिरोध होता है, या वायर बाउंड रेजिस्टेंस, या ऋणात्मक ताप गुणांक का प्रतिरोध, या धनात्मक ताप गुणांक का प्रतिरोध। बताइए परिशुद्ध प्रतिरोध का पूछा गया यहाँ पे, कौन सा होता है परिशुद्ध प्रतिरोध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी वायर बाउंड रेजिस्टर्स। समझे आगे होगा आप सीखो। वायर बाउंड यानी जो तार लपेटी हुई एक रेजिस्टेंस तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस, यानी जो एडजस्टेबल भी होता है। तो दोस्तों वायर बाउंड प्रतिरोध का प्रयोग परिशुद्ध प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। इनकी शक्ति रेटिंग होती है ना, जो पावर रेटिंग बोलते हैं इसको, शक्ति रेटिंग को क्या बोला जाता है, पावर रेटिंग, PR अधिक होती है। वो क्या होती है हमेशा, पावर रेटिंग तो इसकी अधिक मानी जाती है, ठीक है। और प्रतिरोध का मान हमेशा इसमें क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस कम होता है, ये नोट कर लेना। पावर रेटिंग अधिक होगी और रेजिस्टेंस का मान कम होगा हमेशा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। दिखाई दे रहा होगा सभी को क्वेश्चन पूरी तरह से। उष्मा का एक बॉडी से दूसरे तक संचरण करने के लिए क्या होता है दोस्तों, फटाफट बताइए इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा। उष्मा का एक बॉडी से दूसरे तक संचरण करने के लिए क्या किया जाता है, दोनों वस्तुओं का तापमान अलग होना चाहिए, या कम से कम एक वस्तु का उष्मा का कुछ स्रोत होना चाहिए, या दोनों वस्तुएं संपर्क में होनी चाहिए, या दोनों वस्तुएं ठोस होनी चाहिए। बताइए फटाफट कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा ए, यानी दोनों वस्तुओं का जो तापमान है वो अलग अलग टाइप का होना चाहिए। समझिए आगे होगा आप सीखो। यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उष्मा को संचरण करने के लिए दोनों बॉडी का तापमान भिन्न भिन्न प्रकार का या अलग अलग प्रकार का होना चाहिए। यदि दोनों बॉडी का तापमान एक समान होगा ना, तो उष्मा का संचरण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं जा पाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। यानी उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करने के लिए 3 विधियाँ होती है। 3 विधियाँ कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा मैं आपको नीचे करके बता देता हूँ। क्वेश्चन देख लिया होगा आपने। एक होती है दोस्तों चालन विधि, एक होती है चालन विधि, दूसरी होती है संवहन विधि, और तीसरी कौन सी विधि होती है, विकिरण विधि। विकिरण विधि, विकिरण लिखा हुआ है दोस्तों ये, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना। यानी चालन विधि कौन सी होती है, ठोसों में उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चालन विधि द्वारा किया जाता है, और गैसों या द्रवों में उष्मा का जो संचरण होता है वो संवहन विधि के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। समझिए आगे होगा आपसे को। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, उष्मा का एक बॉडी से दूसरे तक संचरण करने के लिए हमेशा दोनों वस्तुओं का तापमान अलग होना चाहिए। समझिए आगे होगा आपसे को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। यदि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे रेखीय प्रतिरोध जिसको लीनियर रेजिस्टर बोला जाता है, या अरेखीय प्रतिरोध जिसको नॉन लीनियर रेजिस्टर बोला जाता है, या अपराशिक प्रतिरोध जिसको नॉन पैरासिटिक रेजिस्टर बोला जाता है, या पारस्परिक प्रतिरोध जिसको पैरासिटिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। बताइए कौन सा आंसर होगा, फटाफट बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, यूपीपीसीएल के और डीएमआरसी के भी। इसके आंसर बता दीजिए। यदि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है तो इसे क्या कहा जाता है। यानी इस टाइप से आपको पता है वो ग्राफ बनता है, नीचे आई होता है धारा, ऊपर की ओर वोल्टेज, यानी यहाँ का मान 0 होता है, यहाँ से एक लाइन निकाली जाती है, उसको क्या बोला जाता है, यानी अनुपात होता है उसका।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी लीनियर रेजिस्टर बोला जाता है इसको, रेखीय प्रतिरोध। यानी ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर और बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये तो पता है आप सभी को, क्या रहता है, स्थिर। यानी जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है वो रेखीय या लाइनर प्रतिरोध कहलाता है। तो इसका मतलब इसका कौन सा राइट आंसर होगा, ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। एक आवेशित कण के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, परिमाण बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं या विद्युत विभव ऊर्जा बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। जिसको क्लास अच्छी लग रही है लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर देना अंत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत विभव ऊर्जा बोला जाता है उसको। यानी एक आवेशित कण के कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है, कार्बन के रेजिस्टेंस होते हैं उनके ऊपर नहीं होता है, या निर्वात जो नलिकाएं होती है यानी जिसको वैक्यूम ट्यूब्स बोलते हैं उन पर नहीं होता है, या विद्युत धारा के कम घनत्व वाले जो परिपथ होते हैं या कम घनत्व वाले जो सर्किट होते हैं उन पर नहीं होता है, या उच्च वोल्टेज वाले परिपथों पर नहीं होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स गलत करेंगे आंसर, पक्का पता है मुझे, लेकिन है सिंपल। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई इसमें लंबा चौड़ा नहीं है क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, यानी वैक्यूम ट्यूब्स। निर्वात नलिकाएं होती है जिसको वैक्यूम ट्यूब्स बोलते हैं, तो उनके ऊपर हमेशा ओम का नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ओम का नियम हमेशा प्रतिरोधी सर्किट्स होते हैं, यानी रेजिस्टिव होते हैं, यानी प्रतिरोधी परिपथ, उन्हीं पर लागू होता है। तो इसमें देखो, पहला कार्बन प्रतिरोधक हो गया, विद्युत धारा के कम घनत्व वाले सर्किट हो गए, यानी घनत्व कम है लेकिन परिपथ तो है वहाँ, और उच्च वोल्टेज परिपथ है, वहाँ पे भी एक सर्किट बना हुआ है ना, तो वहाँ पे भी ओम का नियम लागू होगा। तो इसका मतलब सबसे अलग कौन सा है इसमें, डिफरेंट, बी वाला ऑप्शन है, निर्वात नलिकाएं, उसमें कोई मतलब ही नहीं है सर्किट वगैरह का। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूछा गया है। उस बिंदु पर विभव प्रवणता के बराबर होती है, या उस बिंदु पर जो विभव होता है उसके बराबर होती है, या उस बिंदु पर जो विभवांतर होता है उसके बराबर होती है, या उस बिंदु पर किए गए कार्य के बराबर होती है। फटाफट बताइए कौन सा आंसर होगा। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, यानी उस बिंदु पर विभव प्रवणता के बराबर होती है हमेशा। क्यों होती है ये थोड़ा ध्यान से सुन लेना, मैं आपको पहले हाईलाइट करके बता देता हूँ इसका आंसर, ताकि समझ में आ जाए हर किसी को। क्योंकि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो इस बिंदु पर विभव प्रवणता के बराबर होती है, और विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव प्रवणता, तो विद्युत प्रवणता किसको बोलते हैं दोस्तों, पोटेंशियल ग्रेडियंट को बोलते हैं, ये तो सभी को पता होगा। यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को बोला जाता है, जबकि इस विभव परिवर्तन की दर को विद्युत बल की दिशा में उस बिंदु पर माना जाता है। समझ में आ गया होगा आपसी को, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, क्योंकि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विभव प्रवणता के बराबर होती है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट निकाल के बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी 2.2 मीटर वाले या लंबे चालक का अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल दे रखा है 0.025 मीटर स्क्वायर, और प्रतिरोध दे रखा है 5 ओम, तो उसकी प्रतिरोधकता आपको ज्ञात करनी है। तो फटाफट बता दीजिए कौन सा आंसर होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इस टाइप से एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो आप किस टाइप से हल करोगे उसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। आर बराबर में रोफ एल बटा में ए, यानी लंबाई बटा में एरियास। अब इस सूत्र को एडजस्ट करके आप इसका आंसर निकालिए।
प्रतिरोधकता को रो में मापा जाता है, तो रो बराबर R गुणा में A हो जाएगा। समझे आगे होगा आप सी को, R गुणा में A हो जाएगा और बटा में हो जाएगा L। तो इस सूत्र में रख दीजिए, रो निकालना है। R कितना दे रखा है दोस्तों, यानी रेजिस्टेंस 5 ओम दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे, तो 5 ओम हो गया। A कितना दे रखा है, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.025 और बट्टा में हो जाएगा L, तो यानी लंबाई 2.2 दे रखी है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका मान आएगा 0.057 ओम मीटर। समझे आगे होगा आपसे को 0.057, यानी इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक चालक है तो इस आवेश में, एक चालक है, इस आवेश में आवेश मौजूद को हटाने का सबसे उपयुक्त या सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है दोस्तों। यानी एक कोई चालक है तो इसमें आवेश में, यानी इस आवेश में आवेश को जो मौजूद है पहले से उसको हटाना है, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। तो अन्य आवेश से चालक को अलग करके, या कंडक्टर को ग्राउंड करके, या कंडक्टर के चारों ओर नीति उत्पन्न करके, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक चालक है, इस आवेश में आवेश मौजूद को हटाने का सबसे उपयुक्त या सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कंडक्टर होता है या चालक होता है उसको ग्राउंड करके हम हटा सकते हैं। बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों एक चालक पर उपस्थित आवेश को हटाने के लिए क्या किया जाता है, चालक को भू संयोजित किया जाता है। यदि किसी चालक पर आवेश विद्यमान है, यदि किसी चालक पर आवेश विद्यमान है तो उस चालक को न्यूट्रल अवस्था में लाने के लिए चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि चालक का जो आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है तथा चालक आवेशहीन हो जाता है। तो पृथ्वी इलेक्ट्रॉन या आवेशों का भंडार माना जाता है पृथ्वी को, ये तो आपको पता है। समझिए आगे होगा आपसे को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जितने भी फ्रेंड्स ने देखा है, आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी, कितने परसेंट अच्छी लगी, आप कितनी वोटिंग देना चाहेंगे हमें, 100%, 90%, 75%, 50% या 25% या इससे भी कम। तो धन्यवाद दोस्तों आपसी का इस वीडियो को देखने के लिए। आपसी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जो नया कंटेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। आप इलेक्ट्रिशियन की क्लासेस देखना चाहते हैं रोजाना 9 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथ में। तो दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स को क्लास अच्छी लगी है सभी लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उन सभी में अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं 149 के, तो आप भी आप खरीद सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक दिया गया है, वहाँ से परचेज़ कर लीजिए, जिसमें कि आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कितनी अच्छी तैयारी है। तो धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। नया भारत नई सोच।